डियर स्टूडेंट, मैं सुरजीत सर अपने यूट्यूब चैनल STC में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। कक्षा 10 की आज साइंस का जो बैच है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि जो साइंस का बैच है इसमें आपको 3 पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो अपने इसी वादे के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की साइंस को। और कक्षा 10 की साइंस में आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन पर। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री में कवर करूंगा, उसके बाद फिर आपका जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, उसके बाद फिर फिजिक्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का हमारा सिलेबस है। आज के इस टॉपिक में हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे, सिलेबस के साथ कुछ टॉपिक देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो जो साइंस है इस साइंस पोर्शन में आपको पता होगा कि आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान का, दूसरा पार्ट आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान और तीसरा पार्ट आप लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे हम लोग, जीव विज्ञान बायोलॉजी पोर्शन होगा और आपका भौतिकी विज्ञान फिजिक्स का पोर्शन होगा। प्यारे बच्चों, जब हम इन तीनों पार्ट को पढ़ते हैं तो हमें यदि मार्किंग की बात की जाए तो हमें 70 मार्क यहाँ से प्राप्त होते हैं। यदि हम रसायन विज्ञान के पोर्शन की बात करें तो रसायन विज्ञान का जो मार्क होता है वो 20 नंबर का होता है आपका। यदि हम जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ से आपका 25 नंबर और यदि हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ से आपका 25 नंबर। तो टोटल ऐड करने पे आपका 70 मार्क यहाँ पर बनता है। तो इसी सीरियल में जो आपका NCERT पैटर्न का जो आपके पास बुक लगाई गई है, हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो NCERT बेस्ड होंगी। इसमें आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल और बाकी जो भी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए रहेंगी वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। और आपको जैसा मैंने कि बताया है, बैच का अनाउंस जब मैंने किया कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आप हर संडे ज़रूर भाग लें। जितना पढ़ाया जाएगा उसका क्विज बना के आपको हर संडे दिया जाएगा और आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला यहाँ का टॉपिक हम आज उठाने वाले हैं वो रसायन विज्ञान का है। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान को समाप्त किया जाएगा, फिर भौतिक विज्ञान को, ठीक है ना। तो यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले देखते हैं कि कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो रसायन विज्ञान में यहाँ पर आपको 5 चैप्टर कवर करना है। 5 चैप्टर कवर करने के लिए आपको जो पहला चैप्टर है उसका नाम हम आपको बताते हैं रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। ये आपका फर्स्ट लेसन है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके आधारशिला को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के पोर्शन में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों अम्ल, क्षार और लवण। जो आपका तीसरा चैप्टर है वो धातु अधातु से रिलेटेड है, धातु और अधातु। यदि हम चौथे पार्ट की बात करें तो हमारा जो चौथा पार्ट होगा वो कार्बन और उसकी यौगिक, कार्बन और उसकी यौगिक। और जो आपका 5वां लेसन, लास्ट लेसन है, उसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज यानी 1 जुलाई से आपकी क्लासेज अब कंटिन्यू रहेंगी। आपको डेली वीडियो प्राप्त होगा। आप नोट्स बनाएं। यदि आपको नोट्स बनाने में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमारी संस्था के जो वेबसाइट है saraswatitoppersclasses.com पर जाकर जो भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें वीडियो में आपको बताई जाएंगी, आप वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हमने अभी तक क्या सीखा कि रसायन विज्ञान में हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर क्लियर हुआ? चैप्टर एक बार फिर से देखिए। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है क्या? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सेकंड लेसन को आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और जो आपका तीसरा लेसन है ये मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड होगा। जो आपका चौथा चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और इसमें कुछ एसिड के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, अम्लों के बारे में भी, किस तरीके से उसको जो है बनाया जाता है। उसके बाद जो लास्ट लेसन आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो मैंने आपको बताया भैया कि ये 5 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और इन 5 चैप्टरों को यदि नंबर के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो आपका 20 नंबर, मतलब कि प्रति जो चैप्टर हैं वो 4 नंबर के लिए मार्क किए गए हैं। तो आपको सभी चैप्टरों से 4-4 नंबर मिलेगा। इसलिए आप बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता से साथ निरंतर इसको पढ़ते रहें। क्लियर है? तो ये तो थी चैप्टर की बात कि चैप्टर कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आगे कल से कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसमें यदि हम बात करें सबसे पहले कि आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या है? तो रसायन विज्ञान बताना है आपको क्या है। जैसे आप 9th में पढ़ चुके होंगे या पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको झिझक होती होगी कि कैसे इसको हम डिफ़ाइन करें। तो आज वो झिझक हम आपकी दूर कर देंगे कि किस तरीके से आप डिफ़ाइन करें चीज़ों को। जैसे मान लीजिए इस प्रकृति में बहुत से सारे आपको पदार्थ चारों तरफ दिखाई देते हैं। कई पदार्थ आप देखते हैं तो उन पदार्थों का कुछ नेचर होता है बच्चों, और उसकी कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है ना, और उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है और उनका कुछ संगठन होता है। जितने भी पदार्थ आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं इस वायुमंडल में, इस प्रकृति में, जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं उनमें आकार होगा, स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन होगा उनका, तभी वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो उसका हम जिसमें अध्ययन करते हैं, जो ब्रांच है विज्ञान की, उस ब्रांच को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आपको मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको रटना नहीं है, ध्यान रखेंगे, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमको परिभाषा बतानी है तो सबसे पहले उसको हम विजुलाइज करेंगे, उसको फिगर के तौर पे आपको दिखाएंगे। जब आपको फिगर दिखाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। जिस तरीके से हम पिक्चर क्या करते हैं, याद नहीं करते उसको, बस उसके फिगर को देखते हैं, उसके बाद हमें पिक्चर सारी याद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, मतलब तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद फिर उसका क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, फिर परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है और चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने बात किया कि बताइए रसायन विज्ञान क्या है, तो बहुत सी परिभाषाएं बच्चे जानते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप बच्चे देखो, मैंने आपसे बोला कि इस प्रकृति में ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो पदार्थ हैं सभी, ठीक है ना। तो ये जो पदार्थ है, मैंने एक पदार्थ मान लिया, जैसे आपके पास एक सब्सटेंस है। अब ये पदार्थ लंबा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ठीक है ना, सर्पिलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने इस पदार्थ को गोल माना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक वस्तु है, ठीक है ना। अब इस वस्तु की बच्चे कोई स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी ना, तो इसका कोई संरचना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर इसका क्या होगा, संगठन होगा। संगठन का मतलब क्या होगा भैया, कंपोजिशन। इसकी संरचना होगी, इसका संगठन होगा, और इसका कोई गुण भी तो होगा, क्वालिटी होगी, और इसके क्वालिटी के बाद इसमें चेंज भी होगा। किसी भी चीज़ों में चेंज जरूर होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, तो परिवर्तन भी तो होगा, चेंज होगा। तो यहां से हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा बना दी। किस तरीके से बनाई देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है तो उस वस्तु की संरचना, संगठन, गुण, ठीक है ना, और परिवर्तन, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी वस्तु में दिखाई देती हैं या इन सभी चीज़ों के बारे में हम किसी भी वस्तु में अध्ययन कर रहे हैं तो यही चीज़ क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान, ठीक है ना। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो बताया, अब देखिए परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको बताना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के, ठीक है ना, संरचना, संगठन तथा उसके गुण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्लियर हो रहा है ना। तो हमने क्या सीखा भैया कि रसायन विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु या पदार्थ के संरचना, उसकी आकृति कैसी है, संगठन वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी क्वालिटी, उसका गुण कैसा है और उसमें चेंज कैसा आता है, ठीक है ना। यदि इतनी चीज़ों का अध्ययन हम किसी भी वस्तु में कर रहे हैं तो ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं भैया, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो रहा है, जल्दी बताइए, क्लियर हो रहा है चीज़ें? तो क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोमबत्ती है, मैं और अच्छी तरीके से आपको सिखाता हूँ। ये आपके पास मोमबत्ती है, तो इस मोमबत्ती की कोई संरचना होगी, तो संरचना इसकी कैसी है, लंबा है, पतला है, संगठन मोम से बना हुआ है, धागे लगे हुए हैं, इसका कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। गुण क्या है, गुण है पिघलने का, गुण है जलने का, प्रकाश देने का। परिवर्तन क्या है कि भैया ये पहले क्या है, जब जली नहीं है तो एकदम सीधी होगी, ठीक है ना, इसका आकार होगा, लेकिन ये जब जल जाएगी तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इन चीज़ों का हम जिस चीज़ में अध्ययन कर रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया आशा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यदि हम आपसे कहें, बताइए रसायन विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। छोटी छोटी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या पूछता है आपसे कि बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं भैया, लेवासिए को। किसे कहते हैं, लेवासिए। कहीं कहीं पर लेवाजियर लिखा होता है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तब भी आप आंसर लगाएंगे लेवासिए। यदि आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता कौन है, मतलब मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है, तब भी आपको क्या लगाना है, लेवासिए। क्लियर है। तो दो चीज़ें हमने क्लियर कर दी यहाँ पर। तीसरी बात यह है भैया कि यदि आप रसायन विज्ञान का क्षेत्र देखें तो आपको चारों तरफ रसायन विज्ञान जरूर दिखाई देगा। जैसे आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग है, कहाँ पर उपयोग है भैया, दैनिक जीवन में। जैसे साबुन बनाने में, केमिकल बनाने में, शैम्पू बनाने में, स्याही उद्योग में, कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, हर जगह पर किसका काम लग रहा है, रसायन विज्ञान का, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो ये आपको औद्योगिक इंडस्ट्रियल के मेथड पर दिखाई देगा, आपको रसायन के रूप में दिखाई देगा। जैसे डीएपी, यूरिया, ये सारी खाद वगैरह या दवाइयाँ, कीटनाशक, ये सारे किसकी देन है, रसायन विज्ञान की। क्लियर है। तो रसायन विज्ञान का एक लंबा क्षेत्र है। जैसे यदि आपसे कोई पूछे बताइए रसायन विज्ञान हम क्यों पढ़ें, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है ये इसके बिना हमारे दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है वो समाप्त नहीं की जा सकती है। आपको कहीं ना कहीं इसका साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यदि हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाइयों के रूप में, ठीक है ना। फिर हम बात करें जो हथियार हैं जितने भी बन रहे हैं, गोला बारूद, इसमें भी केमिकल लग रहे हैं, रसायन विज्ञान का यूज है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मेथड पर जो भी कंपनियां चलाई जा रही हैं, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनका भी उपयोग रसायन विज्ञान में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रसायन विज्ञान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आपके चारों तरफ है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। आप अच्छी तरीके से समझिए, केमिस्ट्री आपको बेस्ट लगेगी, अच्छी लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए कि फादर कौन है, रसायन विज्ञान क्या है। क्लियर है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। तो इस पे आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल के टॉपिक में हम रिएक्शन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, लेसन 1। आज स्टार्ट कर देते हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप ये समझते हैं तो आपकी क्लास 11, क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है वो समझने में आसानी होगी, इसलिए आप बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें। तो लेसन 1 की यदि हम बात करें तो लेसन 1 का नाम आपका क्या भैया, रासायनिक समीकरण और अपक्रिया। इस चैप्टर में आपको रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है और रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ना है। ओके, तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको समीकरण बनाना सीखना है,
और दूसरी चीज़ जो फैक्ट है वो आपको रिएक्शन करना सीखना है। यही दो ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन की। प्यारे बच्चों, यदि हम रिएक्शन की बात करें तो इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो सकता है। बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो सकता है। ये कैसे? क्योंकि जो एक्शन होता है वो केवल एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो रिएक्शन होता है इसमें दो पर्सन की आवश्यकता होती है, दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो एक्शन है, एक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक्शन मूवी साउथ की। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है बच्चों क्रिया। तो क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। अदर व्यक्तियों के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन जो क्रिया होती है नॉर्मली एक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, उसे हम क्रिया कहेंगे। लेकिन वही जब दो व्यक्ति करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? आपका अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्शन की यदि हम बात करें तो इसके साथ ही क्या होता है? रिएक्शन। जैसे एक्शन क्या है? अपने आप अपने गाल पे थप्पड़ मारना, ठीक है ना। अपने आप चकोटी काट लेना, क्लियर है। मतलब कि अपने साथ ही कुछ करना, सांस लेना, ठीक है ना, पलके झपकाना, ये सब आप क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। लेकिन यही पलके झपकाना या फिर किसी को थप्पड़ मारना आप दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों? रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब रिएक्शन होगा तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा और उस नए प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे कि भैया हमने अपक्रिया कर दिया है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दूसरे बच्चे को गाल पे चाटा मारा, फिर वो भी क्या करेगा? आपको भी गाल पे चाटा मारेगा। फाइनली आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने के बाद क्या होगा? एक निर्णय आएगा कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा? ये हो सकता है कि हाथ पैर भी तोड़ सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है अब क्रिया में। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्शन के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो एक्शन अगर आप समझ गए तो रिएक्शन भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये अब क्रिया है क्या चीज़? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करें भैया? क्रिया करें। और क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और वो अपक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। जैसे मान लीजिए आपके पास चीनी है, आपके पास पानी है। चीनी है, पानी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब इनको मैंने आपस में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? शिकंजी प्राप्त हो गया। आपने नींबू डाल दिया, उसमें 3 लोग हो गए, अब आपको शिकंजी के रूप में मिल गया। आपको नया प्रोडक्ट क्या मिला? शिकंजी, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या? ये रिएक्शन हुआ, अपक्रिया हुई, तभी तो नई चीज़ मिली। तो जब भी अपक्रिया होगी आपको नए पदार्थ का निर्माण जरूर दिखाई देगा, आपको नया पदार्थ प्राप्त होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या बताया आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं, फिर हम परिभाषा आपको बताते हैं, आप नोट करते रहें। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं क्लियर है। एक बार मैं परिभाषा को फिर से पढ़ देता हूं बच्चों। क्या मैंने बताया आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये प्यारी सी परिभाषा है, आपको याद हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती है कितने टाइप की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये कितने टाइप की हो सकती हैं? क्या एक ही रासायनिक अपक्रिया होगी? नहीं, इनके गुणों के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें बच्चों तो रासायनिक अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन आज हम कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहला,
तो पहले टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ठीक है ना। जो सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शन है उसको हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है आपका होता है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपका चौथा होगा बच्चों उसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक आपका आता है उभय अपघटन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया। ठीक है ना। तो 5 तो ये हो गया, 5 और देखते हैं। जो 6 नंबर की यदि बात करें तो आपका आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्जियोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। और आपका 7 नंबर पे हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आठ नंबर पे जो आपका आता है उसे कहते हैं अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। और जो आपका 9 नंबर पे आता है बच्चों उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसी का नाम उपचयन अपक्रिया भी है। ओके, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज तो थोड़ा सा हम लोग इसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और 10 नंबर पर बात करेंगे हम किसकी, रेडॉक्स अपक्रिया की। ओके, ये आपके 10 टाइप मैंने यहाँ पर बताए। सभी का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक को मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा जिससे आपको बेहतर चीज़ें यहाँ से मिल सकें और आप रिएक्शन को ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से हल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। बड़ी आसानी से आप रिएक्शन को सॉल्व कर सकेंगे, सेकंडों में रिएक्शन बनाएंगे। बस आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज मैंने आपसे बात की रासायनिक अपक्रिया के बारे में, कितने टाइप की होती है ये भी मैंने बताया। अब हम बात करेंगे समीकरण के बारे में, कुछ चर्चा कर लेते हैं समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिससे कल के टॉपिक में हम रासायनिक अपक्रिया का एक जो सीरियल है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बात करेंगे हम लोग किससे, रासायनिक। बच्चों हम लोग क्या करेंगे बच्चे, रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है और इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें आती रहेंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो बेटे देखो, केमिकल इक्वेशन की यदि बात करें हम, यदि आपको रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या है, जैसे देखिए जब रिएक्शन होता है तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक LHS साइड वाला होता है और एक RH साइड वाला होता है। ओके, तो आपको 2 चीज़ें वहाँ पर मिलती है, एक तो आपको अभिकारक के रूप में मिलता है, अभिकारक, और एक आपको उत्पाद मिलता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभिकारक का मतलब क्या भैया, रिएक्टेंट, और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है। तो जब आप केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चे, तो इसमें एक पॉइंट आपको क्या मिला, अभिकारक, और दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला, उत्पाद। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूछी जा सकती है कि बताइए अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है और उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ओके, और रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास A है और B है। क्लियर। A और B आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, AB बनाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपसे पूछा जाए बताइए इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया, आगे वाला, किसी भी अपक्रिया में जो आगे वाला पोर्शन होगा, जो LHS साइड वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना, जो दाएं साइड वाला पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब अभिकारक आपस में मिलेंगे तो क्या देंगे, हमें उत्पाद देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो
तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उत्पाद। ठीक है ना। तो आपने चीज़ें क्या सीखी कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाग लेने वाले पदार्थ। तो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। और अभिकारक से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक के संयोग से ठीक है ना, अभिकारक से संयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। इसके बाद अब देखिए क्या क्लियर करना है बच्चों। इसके बीच में तीर का निशान होता है। ये तीर का निशान दो तरीके का लगता है। पहला तो आपका हो गया, यदि हम तीर के निशान की बात करें, तीर के निशान की, तो तीर दो तरीके का आपका लगेगा, एक वन डायरेक्शनल और एक टू डायरेक्शनल। ठीक है ना। इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। और इसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो यहां पर आप लोगों ने दो चीजें और देखिए ना, जिसका जिक्र मैंने 10वीं में नहीं किया था। तो दो पॉइंट आपने क्या सीखा कि तीर का निशान बीच में होगा, किसके किसके बीच में, अभिकारक के बीच में और उत्पाद के बीच में। अब वो तीर का निशान दो तरीके से हो सकता है, या तो तीर का निशान अनुत्क्रमणीय होगा, वन डायरेक्शनल होगा, ठीक है ना, इरिवर्सिबल होगा, या फिर कैसा होगा, टू डायरेक्शनल होगा, उत्क्रमणीय होगा, रिवर्सिबल होगा। क्लियर है। तो दो तरीके की तीर आपने सीखा। अच्छा, अभी तीर का मतलब क्या है ये पहले सीख लेते हैं। यदि वन डायरेक्शनल तीर है तो मतलब अपक्रिया केवल एक दिशा में हो रही है। ठीक है ना। यदि तीर का निशान वन डायरेक्शनल है, एक ही साइड में है, तो अपक्रिया कैसी हो रही है, एक दिशा में हो रही है। यदि दोनों साइड है तो अपक्रिया दो दिशा में हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है इसमें, लेकिन इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। बट जो उत्क्रमणीय अपक्रिया है, जो टू डायरेक्शनल अपक्रिया है, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या हमें ध्यान रखना है। जैसे बच्चों देखो, जब आप रिएक्शन करवाओगे तो उसमें एलिमेंट जरूर आएंगे, बिना तत्वों का कोई रिएक्शन होगा नहीं। तो यदि हम गैसेज एलिमेंट की बात करें, कैसे एलिमेंट की, गैसीय अवस्था में यदि आपके पास गैसेज एलिमेंट आ जाते हैं, मतलब गैसीय तत्व, तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो जो भी गैसीय तत्व होंगे बच्चे, वो अणु के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। किस फॉर्म में होंगे, अणु के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपने नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन फिर लिख दिया N2, ऐसा नहीं होगा। जब भी रिएक्शन आप करेंगे तो चेक करेंगे क्या ये गैस है, सॉलिड है तो वो बात चल जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि यदि वो गैस है, ठीक है ना, गैस फॉर्म में वो एलिमेंट है, तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि वो अणु के रूप में उस अपक्रिया में भाग लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आप सिंगल नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्म रखना है, N2। ऑक्सीजन को आप सिंगल रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैस है तो O2। ठीक है ना। इसी तरीके से और गैसों की बात करें तो फिर और क्या हो जाएगा, N2 हो गया, O2 हो गया। और उसके बाद जो है, यदि सल्फर कहीं कहीं पर आता है तो उसके लिए हम H2 यूज करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन आ गए तो सिंगल हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा, H2। ओके। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं रिएक्शन करने में। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो रिएक्शन आप चुटकियों में कर डालेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी गैसीय एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, अणु के फॉर्म में होंगे। हम लिख देते हैं, आप नोट करते रहें, किस फॉर्म में होंगे भैया, अणु के रूप में होंगे। किसके रूप में, अणु के रूप में। तो ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला ये, दूसरा आपका तीर वाला हो गया, और तीसरा आपका गैस वाला। अच्छा, चौथा पॉइंट अब देखिए क्या ध्यान रखना है। जब बच्चे आप रिएक्शन को सॉल्व करोगे ना, तो रिएक्शन को सॉल्व करते समय जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों साइडों में जो आपके तत्व हैं या जो आपके परमाणु हैं, उनमें जो संख्या है बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इधर एक A है तो दूसरी साइड भी एक A होना चाहिए। अगर इधर A की संख्या 5 है तो दूसरी साइड में भी 5 होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जितना अभिकारक इधर होगा उतने ही प्रोडक्ट उधर होंगे। ठीक है ना। यदि उनके बैलेंस में कोई गड़बड़ी है कि इधर 3A है और उधर 2A है, तो रिएक्शन सॉल्व नहीं होगा और वो आपका रिएक्शन गलत माना जाएगा। क्लियर है।
तो चौथी चीज़ आप क्या सीखे, रासायनिक समीकरण को ध्यान रखते हैं। क्या सीखा आपने कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपने चौथी चीज सीख ली। लास्ट चीज आपको क्या सीखना है, जो पांचवी चीज है बच्चों, पांचवी चीज में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट चीज में बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के आगे एस लिखा है, लास्ट चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आप ध्यान से समझिए। किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करते समय यदि किसी भी एलिमेंट के आगे एस लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर एल लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, ए क्यू लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, और जी लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। ये चीज़ें हम सीख लेते हैं। एस लिखा है तो बच्चों वो चीज़ किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस में है। ओके, यदि एल लिखा है किसी भी एलिमेंट के आगे तो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब वो द्रव है। यदि ए क्यू लिखा है तो मतलब एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय विलयन है। और यदि जी लिखा है तो मतलब वो किस फॉर्म में है भैया, गैस फॉर्म में है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कल आपको ट्रिक के द्वारा रिएक्शन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। कल मैं आपको ट्रिक दूंगा कि किस तरीके से आप सेकंडों में रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारी संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स यू।